बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। कल रामनवमी है और झारखंड की फिजा में इस बार सिर्फ श्रद्धा नहीं, सतर्कता भी घुली हुई है। दरअसल आपको बताएं कि रांची से लेकर लातेहार तक पुलिस अलर्ट मोड में है। हर जिले में एसएचओ से लेकर डीएसपी तक ब्रीफिंग कर रहे हैं। कहीं पूरी हो चुकी है। प्रशासन ने साफ कह दिया है, ना उत्तेजक गाने, ना रूट से जलूस में फेरबदल और ना ही सोशल मीडिया पर कोई खिलवाड़। अफवाह फैलाने वालों पर सीधे कार्रवाई होगी और जो सौहार्द बिगाड़ेगा वो सीधा कानून की पकड़ में आएगा। ड्रोन की नजर, जवानों की तैनाती, फ्लैग मार्च, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, हर मोर्चे पर अलर्ट प्रशासन नजर आ रहा है। इस बार रामनवमी सिर्फ आस्था का नहीं, सिस्टम की सख्ती का भी इम्तिहान है। आज दरअसल इस हाई अलर्ट पर ही हम बात करेंगे। झारखंड में रामनवमी से पहले हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। क्या कुछ हाई अलर्ट है? किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है? सख्त रवैया अख्तियार किस तरह से किया है? आज दरअसल पूछता है झारखंड में सवाल इसी पर होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, तारुफ उनका भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि किस तरह से प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 25 मार्च हजारीबाग में दंगा, 26 मार्च हजारीबाग में फिर हिंसा, 31 मार्च गिरिडीह में पथराव। इन तीनों तस्वीरों को एक साथ रखिए और आपको साफ दिखेगा झारखंड की कानून व्यवस्था कैसे आंख मूंदे खड़ी है और दंगाई बेखौफ खेल रहे हैं खून का खेल। 25 मार्च को पहला पत्थर चला, 26 मार्च को आग और फैली और 31 मार्च को गिरिडीह में वही स्क्रिप्ट फिर से दोहराई गई। लेकिन अब पुलिस मुस्तैद है। जहां दंगा वहां चौकसी और बढ़ा दी गई है। पुलिस लगातार मॉक ड्रिल कर रही है। रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राज्य में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए शनिवार से ही ऑपरेशन सुरक्षा कवच एक्टिव मोड में कर दिया गया है। दरअसल छतों से पत्थर ईंट हटाने की हिदायत पुलिस ने दे दी है। 15 ड्रोन कैमरों से तैयारी की गई है। हजारीबाग में ड्रोन से छत की निगरानी की जा रही है। जुलूस मार्ग पर पैनी नजर है। शहर से लेकर गांव तक ड्रोन से निगरानी हो रही है। 12 डीएसपी की तैनाती की गई है। 40 इंस्पेक्टरों को तैनात किया गया है और 3500 से ज्यादा जवानों की तैनाती है। दरअसल 12 डीएसपी, 40 इंस्पेक्टर, 300 दरोगा और 3500 से ज्यादा पुलिस जवानों को मैदान में तैनात किया गया है। राजधानी के 20 थाना क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हर एसएचओ को इस ड्रोन मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। तो जाहिर है तैनाती कर दी गई है और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विजय चौरसिया साहब है। शुक्रिया विजय जी आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमेशा की तरह आप हमें ज्वाइन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती वक्त आप निकालते हैं। हेमंत गुप्ता साहब है, राजनीतिक विश्लेषज्ञ, बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ झारखंड के पूछता है झारखंड के मुद्दे पर अहम चर्चा में शामिल होते हैं। और शुरुआत हेमंत सर आपसे ही करूंगा। जरा बताइए हेमंत जी कि क्या नजर आ रहा है इस वक्त झारखंड के भीतर, क्योंकि हम पिछले 1 महीने में उठाकर देखें या पिछले कुछ, ये तो इतिहास रहा है वैसे झारखंड का। अब अगर हम हाल ही के दिनों में देखें तो लगातार हमें झारखंड के भीतर हिंसा देखने को मिली, अराजकता देखने को मिली, तमाम दंगे देखने को मिले। उसी के लिहाज से अब कल जब रामनवमी है, रामनवमी को लेकर इस तरह की सुरक्षा पुख्ता की गई है, लेकिन आखिर ऐसी हरकतें क्यों की जा रही हैं झारखंड के भीतर और क्या मायने इस पुख्ता जो सुरक्षा की गई है, पुलिस प्रशासन सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ है, क्या इसके मायने भी निकाले जा सकते हैं? आपने झारखंड के संदर्भ में ये बात को उठाया है तो मैं आपको बता दूं कि जो पिछले दिनों हजारीबाग में जो घटनाएं घटी, गिरिडीह में जो घटनाएं घटी, सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी, हरियाणा के नूह में जो घटना घटी,
मुंबई के जलगांव में जो घटना घटी, ये सब घटनाएं जो है ना सरकार को अलर्ट करती है। और इस बार मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना सख्त इंतजाम किया है। ये अच्छी बात है क्योंकि कोई घटना ना घटे। अभी देखिए वक्त बिल पास हुई है और कोलकाता में इसको लेकर के बहुत हंगामा हो रहा। कोलकाता में वहाँ के जो शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने, एक भाजपा जो नेता है, उन्होंने कहा कि भाई हम 20,000 लोगों को लेकर 20,000 जुलूस निकालेंगे। और जुलूस को लेकर के वहां की सरकार परेशानी में आ गई क्योंकि वो बांग्लादेश से सटा हुआ है और बांग्लादेश में जिहादियों ने क्या किया हिंदुओं के साथ, इसको देखकर सरकार भी अलर्ट है। और अभी कल आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के कारवात यूनुस सरकार को उन्होंने कहा कि सब आजादी के अल्पसंख्यकों का वहां पर सुरक्षा होना चाहिए। तो अगर आप इस चीज को देखें तो ये बात एक प्रूफ होते जा रही है कि जो सहारनपुर में जो घटना घटी थी वो क्या एक मिनी पाकिस्तान का संदेश दिया गया जी। अब भारत में जहां भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है वहां एक गलत संदेश जाने की वजह से सरकार को अलर्ट होना ही पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को अलर्ट होना ही पड़ेगा। ये घटना झारखंड में भी हो सकती है। इसी को संदर्भ में लेकर सरकार ने जो पुख्ता इंतजाम किया है वो अच्छी बात है, ताकि अफवाह फैलाने वाले लोग सरकार के और लोगों के बीच में भ्रम फैला करके जातीय उन्माद और धर्मार्थ उन्माद, जिसको कहते हैं सांप्रदायिक दंगा कराने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश की जाए। तो इसमें धन्यवाद। पॉइंट आया हेमंत जी आपका। चौरसिया साहब एक बात समझाइए और बताइए, झारखंड के भीतर ठीक है भले ही आप पहले से मुस्तैदी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि लगातार झारखंड के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आई है समय समय पर, और पहले भी इस तरह के इंतजामात किए गए लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, वो फेल हो गए? हसन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अब हमारे दोनों भाइयों को और आपके तमाम दर्शकों को आज महाअष्टमी है जी, नवरात्रा का, उसकी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और कल क्या हुआ हसन साहब, उसकी चिंता नहीं करनी है। आज बढ़िया हो, आने वाला कल और बढ़िया हो, इसकी जरूर संकल्प लेना चाहिए। और मुझे दिख रहा है कि अभी जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिलों की, उन्होंने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिया है, कुछ ना कुछ वो तैयारी अपनी की है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके बीच में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो मन को दुखित करता है। अब बोकारो की घटना देख लीजिए आप, कल ही की जी। एक जिला कलेक्टर के ऑफिस में जो गुंडागर्दी दिखी, एक विधायक को प्रवेश नहीं करने को लेकर के कैसे एक विधायक के लोग अड़े रहे और प्रशासन मुखदर्शक बना रहा, तो फिर मन संशंकित होता है कि ये तैयारियां सिर्फ कागजों में तो नहीं है, ये तैयारियां सिर्फ टीवी चैनल के स्क्रीन पे तो नहीं है। हमने बार बार कहा है हसन साहब कि जो तैयारियां हैं प्रशासन की, अगर उसे खुली छूट दे दी जाए सरकार के द्वारा, तो मैं समझता हूं कि प्रशासन इस काबिल है कि चीजों को बिगड़ने नहीं देगा। लेकिन मैंने कहा है कि अपने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो लॉ गायब है हसन साहब, और ऑर्डर ही ऑर्डर है। अच्छा। कभी इस मंत्री के ऑर्डर, कभी उस मंत्री के ऑर्डर, कभी उस शख्सियत का ऑर्डर, कभी इस शख्सियत का ऑर्डर, उसमें इंसाफ नहीं देखा जाता। सिर्फ अपने चाहत के अनुसार प्रशासन के पदाधिकारियों को, उसकी शक्ति को नंगा नाच किया जाता है। ठीक है, हमने शुरू से कहा। ठीक है, श्यामल जी से इसका जवाब ले लेता हूं जरा मैं। श्यामल जी कंक्लूड कर लेता हूं, 1 मिनट लूंगा मैं, कंक्लूड कर लेता हूं। मैंने रामनवमी क्या कहते हैं, हमने इचाक की जो घटना घटी थी शिव बारात को लेकर के, हम उन्हें उसी समय कहा था कि शांति बैठक और फ्लैग मार्च से ज्यादा जरूरी है छतों की निगाहबानी करना, कि आखिर पत्थर और एसिड बोतलें कैसे बरसती है छतों से और कैसे छतों में रखी जाती है। मैं साधुवाद देता हूं सबसे पहले हजारीबाग जिला कलेक्टर को, नैन्सी सहाय को, कि उन्होंने ड्रोन कैमरे से इसकी शुरुआत करी। और फिर मैंने आग्रह किया तमाम जिलाधिकारियों को, भाजपा ने, और अब तमाम जिलाधिकारी उस रूट पे, जिस रूट से जुलूस को जाना है, जहां मस्जिदें हैं, ठीक है, वो छतों की निगहबानी ड्रोन कैमरे से की जा रही है। जाहिर है वो की जा रही है, लेकिन मैं आपकी बात को जरा आगे ले जा रहा हूं। श्यामल किशोर जी, जो विजय चौरसिया जी कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पहले से ही तैयारी करी जाती है और करना भी चाहिए कि किसी भी तरह की अराजकता ना फैले, उन्माद ना फैले, जो हेमंत जी कह रहे थे।
लेकिन श्यामल किशोर जी, जो चौरसिया साहब कह रहे हैं कि भाई स्थिति तो अभी भी सही नहीं है, बोकारो की घटना आप देख लीजिए, और इस समय झारखंड के भीतर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सिर्फ ऑर्डर ही ऑर्डर नजर आ रहा है, लॉ तो खत्म ही हो गया है। देखिए, ये चौरसिया जी का अपना दृष्टिकोण है जी, मैं उनके दृष्टिकोण पर कोई बातें नहीं करना चाहता हूँ। सरकार कितनी गंभीर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इस पर पहले उन्होंने बातें कही, उसके बाद जो भाजपा की नीति है, एक आरोप लगा देना, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, सरकार की अच्छी तैयारी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन देखिए घटनाओं से हम सीख लेते हैं, घटनाएं नहीं घटे इसके लिए हम प्रयास करते हैं। सरकार ने, चाहे वो रामनवमी की बात हो, चाहे और कोई भी बात हो जहां लॉ एंड ऑर्डर का बात होता हो, सरकार बहुत ही गंभीर है। आप देखे होंगे कि पहली बार रामनवमी में सभी जिले के उपायुक्त ने शांति समिति की बैठकें आयोजित कर सभी लोगों से, पक्ष हो, श्यामल किशोर जी, ये सवाल इसलिए उठते हैं ना कि हजारी सभी से राय ली है और उनके द्वारा प्राप्त राय के अनुसार सरकार उस पर अच्छी बात है कि श्यामल जी, वही चीज हम भी कह रहे हैं ना कि अच्छी बात है, आप लोग पहले से इंतजाम कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और सीआरपीएफ की टुकड़ी भी है, वहां पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, तमाम सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सवाल श्यामल किशोर जी ये इसलिए बनता है क्योंकि हाल ही के दिनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं झारखंड के भीतर, वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाती हैं और यही कारण है कि इस समय मुस्तैदी नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि जो पिछली घटनाएं घटित हुई हैं उससे क्या सीख झारखंड की सरकार ले रही है, प्रशासन ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है? सवाल ये इसलिए आपके पास आए हैं। मैं तो आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं और पहले भी कहा कि सरकार अगर सीख नहीं लेती तो झारखंड में पहली बार है कि सभी जिले के उपायुक्त शांति समिति की बैठक आयोजित कर सभी जाति, धर्म, सभी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाकर हर बिंदुओं पर खुले तौर पर बातचीत की है कि हमारे जिले में, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो, शांति बहाल रहे, और सरकार इस पर बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। किसी को भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाने वाली है। अगर कोई घटनाएं हुई है तो सरकार उस पर गंभीर है। बोकारो की घटना की बात इन्होंने कही है, सरकार गंभीर है, सरकार की कार्रवाई भी सामने आ रही है, उसे ये लोग नहीं बताते हैं कि सरकार कितनी तत्परता से। फिर आ रहा हूं आपके पास मंत्री चौरसिया साहब, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए चौरसिया साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि पहली बार जिला उपायुक्त ने शांति समिति की बैठक की है, इनको शायद भान नहीं है। प्रखंड और जिले के दोनों के शांति समिति के समितियां गठित रहती है पहले से, और हमेशा ये बैठकें होती है रामनवमी के अवसर पे, और जिला उपायुक्त ही करते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। आप फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं। हम ये कहते हैं शांति समिति की बैठक, मैं बता दूं चौरसिया जी को, प्रखंडों में होती है, वो थाने पर होती थी, जिलों में होती थी, जो नगर के बड़े, जो जिले के जो नगर मुख्यालय होता है उसके थानों में होती थी। और ये पहली बार है कि जिले के उपायुक्त ने सभी लोगों को एकत्रित कर और एक साथ बैठक आयोजित किया। पहले मैं बता दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं आपके मन में कोई दुविधा नहीं, आप बोलने दीजिए, आपकी बातों को मैं सुना हूँ, फिर से आप भी सुनिए, आपकी बातों को ही सुना, आप ही की बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ कि इस बार भी शांति समिति की बैठक सभी प्रखंडों में हुई, सभी नगर, सभी थानों में हुई, और आखिर में यह बैठक जिला मुख्यालय में भी आयोजित की, जिसका कि कंक्लूजन यह निकला कि हम किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई नहीं बरते, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे जमीनी स्तर पर हो, किसी कानून को हाथ में लेने वाले को किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। बावजूद बोकारो की घटना घट गई। मैंने तो बताया, सरकार की कार्रवाई पर आप नहीं कुछ बात कर रहे हैं। बोकारो की घटना घटी, सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की बोकारो में अब तक,
ये बताने आपको ये होनी चाहिए। अगर आप आरोप लगाते हैं तो दोनों ही पहलू को आपको पता होना चाहिए। आरोप नहीं, आपने देखा नहीं, मैंने देखा है, मैंने समझा है, और मुख्य दर्शक बना रहा मैं आपकी बातों से यही समझ भी रहा हूँ कि आप सिर्फ आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद की सरकार ने कितनी त्वरित कार्रवाई की है, ये बातें आपको पता नहीं है। मुझे लगता है कि आप एक तरफा जानकारी रखकर चैनलों को बताने की बात करते हैं। आप बताइए ना, आपके एक विधायक को रोके हुए थी, क्या कार्रवाई हुई उस पर, बताइए। विधायक को रोका गया, विधायक से उनका पक्ष लिया गया, अब ये कार्रवाई नहीं है। आपको एक एक चीज की, पुलिस की कार्रवाई, हर चीज आपको हर मिनट नहीं बताई जा सकती है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि विधायक को रोका गया था, विधायक को कस्टडी में लिया गया था, यह आपको नहीं पता है। इसका मतलब आप आधी अधूरी बात चैनलों को बताना चाहते हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर संभालिए, लॉ एंड ऑर्डर संभालिए। ठीक है हेमंत गुप्ता जी, ठीक है, आ रहा हूँ विजय जी, आ रहा हूँ, श्यामल जी आ रहा हूँ। हेमंत गुप्ता जी, जिस बात का ये जिक्र हो रहा है कि भाई आधी अधूरी जानकारी है, क्या एक्शन लिया, क्या नहीं एक्शन लिया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जाहिर तौर पर झारखंड की सरकार सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन क्या उस पर जो एक्शन होते हैं उसके बाद लगातार कार्रवाइयां जो होती हैं उसका वो चीजें आगे सामने नहीं आती हैं लोगों के? हसन साहब देखिए, कहावत है ना कि आप अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखते हैं। इस बार सरकार ने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और जिला प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया। ना सिर्फ जिला प्रशासन को बल्कि पूरे राज्य के शासन प्रशासन को उन्होंने चुस्त दुरुस्त करने का काम किया है। अब इसकी 3-4 वजहें मैं आपको बता दूं जो अभी तक डिस्कशन में नहीं आई। पहली वजह ये है कि देखिए, कोलकाता में सुगंधु अधिकारी के द्वारा वहाँ नंदगांव में राम मंदिर का शिलान्यास करने की बात रखी गई। 7 अप्रैल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता का स्थापना दिवस को लेकर के बीजेपी के कार्यक्रम है। उसी तरह चैती दुर्गा का 6वां स्थापना दिवस रांची में है। इन सब को देखते हुए, ध्यान में देखते हुए कि धार्मिक उन्माद के तहत कोई सांप्रदायिक दंगा ना फैल जाए, तो इस सांप्रदायिक दंगा को रोकने के लिए चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लोग तो अपने ही राज्य के हैं, जनता तो अपने ही देश के हैं, तो जो मरेंगे कटेंगे आपस में फिरकाप्रस्त लोगों के कारण, वो दोनों ही समुदाय को, चाहे कोई भी समुदाय हो, उसको नुकसान होगा। सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए अपने शासन प्रशासन को बहुत चुस्त दुरुस्त किया, खासकर पुलिस प्रशासन को उन्होंने बहुत तरीके से इंतजाम किया है। और इसका जो इंतजाम नहीं, लेकिन हेमंत जी, एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है, मैं आपसे ही सवाल करूंगा, फिर उसके बाद दोनों सियासतदानों पर जाऊंगा। सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि पहले भी रामनवमी का त्योहार मनता था, पहले भी तमाम अलग अलग त्योहार होते थे, सुरक्षा व्यवस्था पहले भी रहती थी, इतनी पुख्ता नहीं रहती थी क्योंकि पहले ज्यादा इस तरह की घटनाएं नहीं घटित होती थी। लेकिन क्या बदल गया? देखिए, बदला कुछ नहीं हसन साहब। कल असल में वक्फ बिल जो कल पास हुआ है उसको लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, देखिए इसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां वैलिडिटी कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं, उसको लेके जाएंगे। और उन नेताओं के द्वारा ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं जिनके इनकम जो है जनरेशन जो वक्त की जमीनों से उनको होता था वो बंद होने जा रही है। तो जो गरीब तबके का मुस्लिम परिवार है वो सड़क पर नहीं है। ठीक है, सड़क पर कौन लोग हैं? जो वक्त की संपत्ति पर कब्जा किए हुए थे। तो आप देखेंगे कि ये जो माजरा है उन्माद फैलाने का, ये उन लोगों के द्वारा इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन इतनी मुस्तैद है। लेकिन झारखंड के तो मंत्री साहब कह चुके हैं झारखंड में नहीं लागू होने देंगे हम, तो इरफान अंसारी, इसी को तो ध्यान में रख करके सरकार मुस्तैद है ना। पुलिस प्रशासन को पता है कि अगर ऐसा ये कह रहे हैं और इसी धर्मान में अगर कुछ घटनाएं घटती हैं तब क्या होगा। ठीक है, श्यामल किशोर जी, मैं इस पॉइंट को आगे ला रहा हूं। क्या यही एक वजह भी सामने आई है कि भाई कल वक्फ बिल, 1-2 दिन पहले वक्फ बिल पास हो जाता है, उसको लेकर विरोध पूरे देश के भीतर देखने को मिलता है, झारखंड में भी सरकार के नुमाइंदे ही कह रहे हैं कि भैया हम तो यहां पर लागू होने नहीं देंगे। वही अंदेशा है कि कहीं इसको लेकर आपसी मतभेद ना हो जाए और वो सड़कों पर ना दिख जाए। यही कारण है कि भैया रामनवमी के त्योहार को लेकर, रामनवमी को लेकर, जुलूस को लेकर हम जरा सुरक्षा को पुख्ता कर लें। देखिए, पहला बात तो यह है कि सरकार अगर कोई गलत निर्णय लेगी तो उसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वक्फ बोर्ड के बिल के मामले में निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य नहीं है। इसके लिए हमारे नेताओं ने कहा है और हमारे अभी भाई साहब कह रहे थे कि
इरफान अंसारी जी ने कहा है तो कहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि इसके लिए हम अलर्ट हैं। तो आपको ये नहीं अब लगता अलर्ट है, ऐसे हम बयान इसलिए ऐसे बयान लोगों को भड़काते हैं? आपको ये नहीं लगता? नहीं, कुछ नहीं, ये तो हमारा विरोध है। हम करेंगे जो सही चीज है, हम सही बात तो बोलेंगे। इससे लोगों की भड़काने और कोई धार्मिक आस्था से जोड़ने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धार्मिक भावनाओं के साथ खेलती रही है और भारतीय जनता पार्टी की यह नीति रही है कि ये विकास की बात नहीं करते, ये रोजगार की बात नहीं करते, ये महंगाई की बात नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं के साथ खेलकर, तो ये जो वक्फ बिल जो पास हुआ है, ये इसलिए हम जो लोग ज्यादा अलर्ट हैं कि हमारे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी, वो क्या आपको लगता नहीं है कि संवैधानिक तरीके से नहीं हुआ? आप ये कह रहे हैं कि एकाएक उन्होंने पास कर दिया लोकसभा से भी और राज्यसभा से? बिल्कुल, ये सब संवैधानिक तरीके से नहीं हुआ। नहीं, देखिए, आपके पास अगर ताकत आ जाए तो आप उसका गलत इस्तेमाल अगर करेंगे तो उसका विरोध होगा। अच्छा, आप ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, ये जबरन थोपने का काम कर रही है देश को। इसके पहले भी भूमि अधिग्रहण बिल इन लोगों ने लाया था और उसे लागू भी कर दिया गया। अच्छा। लेकिन जब हम लोगों ने विरोध किया, सरकार को मुंह की खानी पड़ी और उन्हें यू टर्न लेना पड़ा था। ठीक है, चौरसिया साहब, पता होगा। और इस मामले में भी इन्हें यू टर्न लेना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड के जो निर्णय हुए हैं, जहां उसमें गलतियां हैं, उसको सुधारना होगा। विजय चौरसिया साहब, आपने जबरदस्ती ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और गलत इस्तेमाल करके ये बिल पास कराया। फिर राज्य की जनता को भड़काने वाला बयान दे रहे हैं और इनको भान होना चाहिए कि उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा, जो दोनों सदन है अपने देश के ऊपरी, वो पास किया है। और इससे पहले इन्हीं की सरकार ने 1995 में और 2013 में वक्फ बिल को संशोधित किया है। तो ये करे तो बहुत अच्छी बात, और हम संशोधित नहीं कर सकते। हम करेंगे तो वो धार्मिक मसला हो जाएगा, ये करेंगे तो देश हित का मसला हो जाएगा। पता नहीं कितने चेहरे हैं इन लोग को हम नहीं कह सकते, लेकिन हम आपको बता देते हैं, इनके तमाम भड़काऊ बयानों के बावजूद देश का जो असहाय और बेरोजगार और मजबूर मैंने मुस्लिम भाई है, सुन लीजिए, आपको टोका नहीं किसी ने, सुनिए फिर बोलिएगा। वो समझते हैं कि वक्फ बोर्ड जो था वो देश के लिए कोड था और उसे खत्म कर दिया गया है। और अब जो उम्मीद आई है हसन साहब, वो उम्मीद उन बेवाओं के लिए आई है, उन बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं के लिए आई है, वो असहाय अल्पसंख्यक घरानों के लिए आई है। ये इसी तरह से 370 खात्मे का भी विरोध करते थे। उस समय भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। 3 तलाक में भी इन लोग की यही रवैया रही, लेकिन सभी बिलों में ये चारों खिंचित हुए। देश अब प्रगति की राह पर है। कांग्रेसियों की जो झोला नहीं, लेकिन भाई विजय जी वो तो कह रहे हैं कि आपके पास ताकत आ गई तो आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा में ताकत है तो आपने बिल पास कर दिया, जो मन चाहे वो वाला बिल पास कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं ना। संविधान है ना, आपने भी तो किया हसन साहब, मैं तो वही कह रहा हूँ। आपने 1995 में किया। संविधान के साथ हेमंत जी आइए, करने की इनकी आदत सी बन गई है और हमारी पार्टी संविधान की रक्षा के लिए सदैव खड़ी है और खड़ी रहेगी। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ये देश और इस देश की जनता आने वाली नहीं है। इन्होंने इन्हीं से पूछा जाए जरा। ठीक है, हेमंत जी आइए जरा। हेमंत जी कोई सवाल कर रहे हैं, हेमंत जी आइए, फिर आता हूँ श्यामल जी आपके पास। हाँ हसन साहब, मैं अपने दोनों भाइयों को समझाना चाहता हूँ ये कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और इसको कैसे मुसलमानों के हक के लिए लाया गया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 30 नवंबर 2006 को लोकसभा में सच्चर कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया था। सच्चर कमेटी में कौन कौन थे? दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर थे, सैयद हामिद साहब थे, एम ए बासी साहब थे, अख्तर मजीद साहब थे, अबू सलीम शरीफ साहब थे, टीके ओमान साहब थे और राकेश बंसल जी थे। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि मुसलमानों की, देश के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति ठीक नहीं है, जबकि संपत्ति की उस समय में उनके पास 60 बिलियन रुपए की संपत्ति थी और उसका आमदनी क्या था? 0। मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूं आपको। 2019-20 में आप वक्फ कमेटी के द्वारा या वक्फ बोर्ड के द्वारा जो इनकम दिखाया गया था वो कितना था? 166 करोड़। 2020-21 में वो 62 करोड़ कम हो गई और 104 करोड़ में आ गई। 2021 और 22 में वो 42 करोड़ और घट गई और 62 करोड़ में आ गई।
क्या 62 करोड़ से देश के मुसलमानों का कल्याण हो सकता है? उन मुस्लिम, गरीब मुस्लिम भाइयों जिसको करीब से लोगों ने देखा नहीं है, उनके दर्द को समझा नहीं है, कितने मजबूर है वो आज देश में। क्यों? क्योंकि जो अमीर मुसलमान है उनको उनकी चिंता नहीं है। इसको मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ही सोच समझ कर इसकी वैलिडिटी को लाते हुए आज की सरकार ने इसको लाया और पास किया है। जबकि बताइए सच्चा कमेटी किसने बनाया था? यूपीए की सरकार ने। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तो ये कहना कि वक्फ बोर्ड जो लाया गया वो गलत है, उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, मानना तो पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बेंच से पास हुई। ठीक है, श्यामल किशोर जी बोलिए सर। देखिए, बहुत कुछ बोलने को इस पे रह नहीं गया है। संसद में इस पे खुली चर्चा भी हुई है, हमारे नेताओं ने खुलकर बातें की है और संविधान सम्मत बातें की है। आप बीच में मत बोलिए, जब आप बोलते हैं दूसरे को, आप जब दूसरे आप एक, ये आपकी तमीज ठीक नहीं है। आप दूसरे को अगर मना करते हैं तो खुद भी साइलेंट रहिए। आप चुप रहिए ना, आपकी बात को मैंने सुना ना, आपने कहा नहीं बोलना तो मैं चुप रहा था। चलिए ठीक है, थोड़ी सी अनुशासन में रहिए, ज्यादा हंस के। ठीक है श्यामल किशोर जी, देखिए लेकिन देखिए हमारे पास भी समय खत्म हो गया, हमारे पास भी समय अब खत्म हो गया, हमारे पास भी समय खत्म हो गया। और पॉइंट मेरा दरअसल ये था कि क्या इरफान अंसारी जो बयान दे रहे हैं उसके बाद भी क्या वहां पर ऐसी स्थितियां तो नहीं बन पाएंगी, और इस समय सुरक्षा इस लिहाज से भी पुख्ता की गई। बहुत शुक्रिया विजय चौरसिया जी, श्यामल जी और हेमंत जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती वक्त निकालकर इस डिबेट का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इन सब के बीच में ये देखना होगा कि आखिर कल की तारीख में जब रामनवमी का जुलूस भी निकाला जाएगा, तमाम तरह के इवेंट्स हैं और उस लिहाज से भी अलग अलग स्थापना दिवस भी है भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए भी अलग अलग इवेंट्स हैं। उस लिहाज से भी झारखंड सरकार और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ क्योंकि खबरें लगातार जारी हैं।